नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे मैं आपका खान सर राजस्थान स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो और इस प्लेटफॉर्म पे। अगर मैं बात करूं तो आज का आपको बताने वाला हूं आपको अपने सिलेबस के बारे में, वो भी एस्टेट रीजनिंग के, है ना। एस्टेट रीजनिंग सिलेबस के बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं और बात करेंगे कि हरियाणा वालों और हरियाणा से बाहर वालों, है ना, जिन्होंने भी भैया तैयारी करनी है एस्टेट की, तो रीजनिंग को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और रीजनिंग के क्या पार्ट पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी बातें हम करेंगे। आगे बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ एस्टेट सिलेबस 2024 के लिए मैं बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने क्या है, एस्टेट 2024, जो आपके लेवल 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो जिसमें से लेवल 1 अपने बोल देते हैं पीआरटी, और लेवल 2 को बोल देते हैं टीजीटी, और लेवल 3 को अपने बोलते हैं पीजीटी। तो इन तीनों के अंदर ही आपकी क्या आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है ना। तीनों ही पार्ट के अंदर क्या आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है। और रीजनिंग के आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। अगर मैं यहाँ लेवल 1 की बात करूं तो इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और लेवल 2 की बात करूं टीजीटी वाले में, तो इसमें भी 10 क्वेश्चन आपके आने हैं रीजनिंग के। और लेवल 3 की बात करता हूं तो पीजीटी, इसके अंदर भी अपने पास कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं। तो रीजनिंग का जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है अपनी साइट के ऊपर, तो उसको इस तरीके से इतना मतलब हार्ड तरीके से दे रखा है कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा कि ये सिलेबस है किस तरीके का, कौन सा टॉपिक है। अगर मान लो वो किसी रीजनिंग की बुक को उठाता है तो उसको ये भी नहीं पता चल पा रहा कि सर ये रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से हैं, है ना, क्योंकि वहां जो बुक के अंदर कुछ और टॉपिक के नाम से दिए होते हैं, जबकि इस सिलेबस के अंदर किसी और नाम से दिए हुए हैं। तो उसको मैंने एक आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश की है, तो आप उसको समझ पाएंगे। और जैसे ही हम उसकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर अभी आप सारी बातें सीख जाएंगे। चलो शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग को 3 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है ना। तो आपके पास 3 भाग कौन कौन से, सबसे पहले अपने अगर बात करते हैं रीजनिंग की, देखिएगा यहां पे आपके पास 3 भाग, वही लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन आपके आने हैं, यानी कि 10-10 नंबर के। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिलेबस की अगर अपनी चर्चा करते हैं, देखिएगा यहां से कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है एनालॉजी, है ना। एक तो आपको क्या करना है, एनालॉजी पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, किस नाम से दिया हुआ है, उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहां जो सिलेबस बता रहा हूं उसको मैंने एक अच्छे तरीके से रीड करके, और जो आपके पुराने एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको रीड करते हुए मैंने बता रहा हूं कि भैया कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। यहां अगर अपनी बात करते हैं सादृश्यता की, यानी एनालॉजी के क्वेश्चन इसमें आएंगे, लेकिन एनालॉजी की कई सारे टाइप इसमें आते हैं। जैसे आपसे अल्फाबेट से संबंधित पूछता है, नंबर से संबंधित पूछता है, शब्दों से संबंधित पूछता है। जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो कई बार इस तरीके का जैसे आ जाता है, 6 का 36 है, तो बताइए 7 का क्या होगा। ये किसका पार्ट है, ये आपके वर्बल का पार्ट है, और वो क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी, है ना। टॉपिक का नाम एनालॉजी इंग्लिश में, और हिंदी वाले इसको याद रखें सादृश्यता बोल देते हैं। और इसके अलावा अगर हम शब्दों से संबंधित बात करें तो पूछ लेता है, जैसे लोहा, लोहार है तो सोने का क्या बनेगा, सुनार बनेगा, ऐसा पूछ लेता है। तो वो भी किसका पार्ट है, आपके सादृश्यता का पार्ट है। इसके अलावा नंबर में भी पूछ लेता है, शब्दों में भी पूछ लेता है, वो अपने जब टॉपिक करेंगे तब उसके अंदर और ज्यादा चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके पास इस रीजनिंग के सिलेबस के अंदर आपके पास क्या रहने वाला है, पासा, यानी कि आपके पास डाइस, डाइस को भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा घन यानी कि क्यूब, आपके पास डाइस एंड क्यूब, डाइस एंड क्यूब, डाइस एंड क्यूब आपको दोनों पढ़ने हैं। यानी कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आप, डाइस एंड क्यूब। तो यहां पे पासा और घन की बात करें तो आपके सिलेबस में तो ये लिख रखा है ना कि स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि ये वाला चीजें रख रखी है, लेकिन बच्चे को पता नहीं चल पा रहा, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि सर ये क्या है ना, स्पेस विजुअलाइजेशन ये क्या है सर। इसका मतलब है भैया आपका डाइस एंड क्यूब, है ना। डाइस और क्यूब पढ़ना है, टेंशन मत लेना है। अरे सारे के सारे टॉपिक कराएंगे बढ़िया तरीके से, आपके 10 में से 10 दिलाने की गारंटी हमारी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डाइस और क्यूब की बात करते हैं तो ये वाले टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। यहां अगर आप चलेंगे आगे तो इसके अंदर मिसिंग नंबर दे रखा, मिसिंग नंबर होता है लुप्त संख्या। लुप्त संख्या जैसे कई प्रकार से आती है, जैसे आप टॉपिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ दे दिया आपको कि यहाँ 2, 4 और इस के अंदर 6 है, तो इसके बाद 3, 6 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये जो टॉपिक आपके पास है ना, ये जो टॉपिक है ये किसके होंगे, आपके मिसिंग नंबर के होंगे। और मिसिंग नंबर को अपन क्या बोल देते हैं, लुप्त संख्या हिंदी में बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास आएगा एक बहुत अच्छा टॉपिक, बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, निर्णय लेना। हालांकि हिंदी में निर्णय लेना बोलते हैं, इंग्लिश में उसमें लिखा हुआ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब आपको डिसीजन लेना होता है हर चीज के अंदर। जैसे मान लो कल को तुम शादी करोगे तो भैया डिसीजन लेना है ना
कि भैया कौन सी लड़की से शादी करनी है, कौन से लड़के से शादी करना है, लड़का कैसा हो, लड़की कैसे, ये सारे क्या डिसीजन ही तो है। इसी तरीके से कंपनी के अंदर भी डिसीजन लेना होता है कि कौन से अधिकारी को रखना है, कौन से कलर को रखना है ना, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उन सबको अपने पढ़ेंगे इसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर। इसलिए डिसीजन मेकिंग तो मैं कह रहा हूँ जोड़ना ही चाहिए। कल को तुम टीचर बन जाओ, है ना, तुम डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, किसी बच्चे ने शरारत कर दी, तुम डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, है ना, कोई दिक्कत होगी, है ना, तो उसके लिए तुम डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, या तुम खड़े ही रह रहे हो। तो ये वाली चीजें सब कुछ कहां सीखने को मिलेगी आपको, निर्णय क्षमता यानी कि आपको डिसीजन मेकिंग में मिलेगी। इसके अलावा आपके पास आगे जो आपका टॉपिक आता है क्रम निर्धारण। कई बार इसके जगह पे लिखा होता है रैंकिंग, कई जगह तो इसमें लिखा होता है रैंकिंग, ठीक है, और रैंकिंग के अलावा कई बार इसके अंदर लिखा होता है श्रेणी क्रम, है ना, श्रेणी क्रम हिंदी में आता है, या इसके जगह कई जगह लिखा होता है पद क्रम, और इसी के अंदर आता है डिक्शनरी ऑर्डर, कई बार डिक्शनरी ऑर्डर भी लिखा होता है। तो देखिए ये इसके अलग अलग पार्ट हैं, एक के अंदर रैंकिंग बोलते हैं वैसे तो इसको, रैंकिंग के अंदर आगे अलग अलग पार्ट हैं, जैसे आपके पास इसको क्रम निर्धारण भी बोल देते हैं, इसको रैंकिंग भी बोल देते हैं, श्रेणी क्रम भी बोल देते हैं, और इसको डिक्शनरी ऑर्डर भी बोल देते हैं। जैसे आपके ABCD को आपको सेट करना है ना, कुछ शब्द दे दिया आपको 5-7 और उसको सेट करना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, वो डिक्शनरी ऑर्डर, वो भी किस में आता है, रैंकिंग में आता है ना। A B से बड़ा है, B D से बड़ा है, परंतु C से छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये किस में आता है, रैंकिंग में आता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से भी देता है कि भैया बाएं से 7वां स्थान है, दाएं से 14वां स्थान है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये सारे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो सारे किस में आते हैं, क्रम निर्धारण में आते हैं। और इसमें आपके सिलेबस में इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के नाम से दे रखा है। तो ऑब्जर्वेशन समझ ही नहीं पा रहा बेचारा स्टूडेंट, बुक में आपको इस नाम से मिलेगा, क्रम निर्धारण के नाम से या रैंकिंग के नाम से, श्रेणी क्रम के नाम से, इस नाम से आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपके सिलेबस में दे रखा है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। अब भैया रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, रिलेशन रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब है कि ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है, रक्त संबंध पढ़ना है और कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन को आपको पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको दे रखा है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो गणितीय समस्याएं हैं A+, जैसे आपके पास क्या है, आपको ज्यादातर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे होता है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम। इसके अलावा मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन है, मैथ से संबंधित कैसे, जैसे आपको दिया जा सकता है कि 10 गाय 20 पशु या कुछ इस तरीके के, उनके सिर कितने हैं, पैर कितने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या आपको पूछे जा सकते हैं कि भैया हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, है ना, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, या दो टीमों के बीच में मैच है, या आपको कुछ इस तरीके की छोटी मोटी जो काउंटिंग हो सकती है उसके अंदर, कैलकुलेशन जिसके अंदर हो सकती है, वो सारे क्वेश्चन किसमें पूछे जा सकते हैं, गणितीय संक्रिया में पूछे जा सकते हैं। तो इनके टॉपिक के बारे में जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आता है कोडिंग डिकोडिंग। खैर इसके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, यानी कि कूट लेखन, है ना। तो आपको ऊपर एक कोडिंग में कुछ शब्द देता है और उसको आपको उसी तरीके से बनाना होता है। इसके अलावा जैसे आगे चलेंगे तो वर्बल के अंदर देखो, वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल आता है बिना आकृति वाले और एक आता है आपका नॉन वर्बल जो आकृतियों से संबंधित होता है। जबकि इस वर्बल के अंदर भी आपको दे रखा है कौन सा, क्लासिफिकेशन, जबकि नॉन वर्बल आकृतियों वाले में भी आपको दे रखा है क्लासिफिकेशन। ये दोनों ही चीजें वहां दे रखी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर, वर्गीकरण यानी कि बेमेल छांटना हिंदी में बोलते हैं, वैसे इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, या फिर आप कहीं इसको बोल देते हैं ऑड वन आउट, है ना। ये वाला जो टॉपिक है ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको रीजनिंग में मिलेगा और क्या। तो इसमें आपको क्या करना होता है, भिन्न छांटना होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है कि भैया आपको दे दिया, जैसे कुछ शब्द दे दिया आपको, यहां पे दे दिया 36, आपके पास 49 या 64, और यहां पे आपको दे दिया 26। आपको पूछेगा इनमें से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑड वन आउट बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं, बेमेल बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसी तरीके से इनमें शब्दों से संबंधित पूछ लेता है, आलू, खीरा, है ना, जामुन वगैरह, इनमें से अलग कौन सा है, ऐसा पूछ लेता है। तो यहाँ पे आपके पास इसको पढ़ना है। इसके अलावा श्रृंखला यानी सीरीज को पढ़ना है। सीरीज का मतलब क्या है सर, सीरीज के भी आगे 3 भाग है, जब हम पढ़ेंगे तब अपनी चर्चा करेंगे। सीरीज के अंदर जैसे आपको दे दिया 2, 4, 6, 8 यानी 2, 4, 6, 8 एंड क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या आने वाला है ना। इस तरीके से क्या होगा, सीरीज होगा। इसके अंदर अल्फाबेट सीरीज भी आती है। अल्फाबेट सीरीज का मतलब क्या है कि यहाँ पे ए है, सी है, ई है और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, ये अल्फाबेट सीरीज है। या फिर इस सीरीज के अंदर आता है खाली जगह भरने वाला, खाली जगह भरने वाला क्वेश्चन भी आते होते हैं यहाँ पे कि इस खाली जगह पे क्या आएगा। तो इसको भी किसमें शामिल करना है, आपको सीरीज के अंदर शामिल करना है। इसके साथ साथ हालांकि आप चाहें तो इस गणितीय संक्रियाएं या फिर आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम के अंदर भी बोर्ड मास को सीखते हैं, या फिर आप अलग से भी बोर्ड मास को सीख सकते हैं। बोर्ड मास का भी आपको एक टॉपिक दे रखा है। तो यहां जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर इतना ही सिलेबस नहीं है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें
सिलेबस दे रखा है वो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। ये एक नया सिलेबस आपके लिए है भैया। मैट्रिक्स की अगर अपनी बात करेंगे, बड़ा अच्छा टॉपिक है और नया टॉपिक भी है कईयों के लिए। तो मैट्रिक्स जब अपने करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की बात करेंगे, जिसको वेन आरेख भी बोल देते हैं, जिसके अंदर आपके अंदर आता है इस तरीके से कि भैया यहां पे आपको दे रखा है, जैसे कोई भी मान लो सिरसा दे रखा है, सिरसा हरियाणा, और आपको दे दिया है भारत, ऐसा अगर आपको दे दिया, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ये जो डायग्राम आपके बनते हैं इस तरीके का बनेगा, या फिर आपके लिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा, या एक अंदर एक बाहर बनेगा। ये सारे क्या आते हैं आपके वेन डायग्राम के अंतर्गत आते हैं, वेन आरेख में आते हैं, है ना। इसके साथ साथ लॉजिकल वेन आरेख भी आता है, जैसे आपको कुछ आकृति वगैरह बना के देता है, जैसे यहां पे आपको दे दिया त्रिभुज दे दिया, ये इस तरीके की कोई निशान लगा के दे दिया, और इनके अंदर कुछ नंबर लगा के देगा, है ना। इसके अंदर क्या करेगा, नंबर लगा के देगा, और यहाँ पे बोलेगा कि ये क्या है, वैज्ञानिक है, ये क्या है, सर लेखक है, इस तरीके से आपको देगा, है ना। इस तरीके से आपको लगा के देगा। फिर आपसे पूछेगा ऐसे कितने क्लर्क हैं जो वैज्ञानिक हैं परंतु लेखक नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे पार्ट जो है वो किस में आते हैं, वेन डायग्राम में आते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक पूछ रखा है उन्होंने, एड्रेस मैचिंग। हालांकि एड्रेस मैचिंग क्या है, पुराने जो एग्जाम हुआ करते थे आज से लगभग 10-12 साल पहले, उस समय एड्रेस मैचिंग के क्वेश्चन रीजनिंग में आया करते थे, जबकि आपके एस्टेट के अंदर भी जोड़ रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। एड्रेस मैचिंग वैसे कोई खास टॉपिक नहीं है, आप ये मान सकते हैं कि फ्री का नंबर है। अगर इसमें से अगर क्वेश्चन पूछता है, क्या करना होगा, आपको एक ऊपर एड्रेस देगा पहले, जैसे कोई भी एड्रेस दे दिया, मान लो दिया आपको कि विद्या सागर रोड दिल्ली, और उसके बाद आपको कोई नंबर वगैरह ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, ये दे देगा। और फिर आपको कह देगा मैच करो भैया, उसमें से क्या करेगा, विद्या जो लिखा हो उसके कोई वी की बड़ी मात्रा लगा देगा, कोई सागर की जगह सगर कर देगा, या जो नंबर लिखा है 1 2 3 4 की जगह उल्टा पुल्टा लिख देगा। तो आपको क्या करना है, मैच करना है, सेम मैच, है ना, कि जैसा दिखेगा वैसे ही आपको देखना है, और वही क्या है आपका एड्रेस मैचिंग है ना। इसको अपने जब टॉपिक करेंगे तो इसको शामिल करेंगे। उसके अलावा जब आप आगे पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड और रोल नंबर, है ना। तो आपको एक इस तरीके का भी टॉपिक नया देखने को मिल रहा है, हालांकि ये बुकों में बहुत कम दिया हुआ है। तो यहां अगर अपने बात करते हैं, ये जो टॉपिक है ये किस तरीके का टॉपिक है भैया, इसके अंदर है कि आपके पास कुछ नंबर लिख दिया जैसे, है ना, तो आपके पास कुछ नंबर लिखे उल्टे पुल्टे ऐसे, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपका एग्जाम होता है, जब किसी का नंबर आ जाता है, मान लो रोल नंबर आ जाता है, और उसके अंदर अपने क्या करते हैं, सर्च करके देखते हैं। जैसे मान लो किसी का रोल नंबर है 345, है ना, किसी का नंबर है 345, तो इसको क्या है आपको सर्च करके देखना होता है कि कौन से ऑप्शन में मिलेगा वो, है ना। तो ये सारी क्या चीजें, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स एंड रोल नंबर, ये आपके टॉपिक एक दे रखा है, बड़ा शानदार टॉपिक है, इसको अपन करेंगे, लेकिन बहुत सारी बुकों में ये दे नहीं रखा। इसके अलावा लेटर एंड नंबर्स के बारे में, वही आपका, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि सर अल्फाबेट है ये, आप इसको क्या बोल सकते हो, अल्फाबेट के बारे में बोल सकते हो, है ना। ये अल्फाबेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो अपने देख लेंगे, लेटर्स एंड नंबर्स के बारे में। इसके अलावा ये तो आपका एक पार्ट हुआ है रीजनिंग का। इसके बाद पार्ट आता है आपका नॉन वर्बल का, आकृतियों से संबंधित। अब आकृतियों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन और किस किस तरीके के टॉपिक आपसे पूछने वाला है, और इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं बड़ा नॉन वर्बल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल। अब इस नॉन वर्बल में क्या पढ़ने वाले हो आप, नॉन वर्बल की अगर अपने बात करें तो सीधा सीधा सा फंडा ये है कि आकृतियों से संबंधित जो भी चीजें वो आपको इसमें पढ़ना है। जैसे आपके पास मिरर इमेज है और वाटर इमेज है, यानी कि आपके पास किस तरीके का प्रतिबिंब दिखता है, आपको दर्पण में कैसे प्रतिबिंब दिखता है, जल में कैसा दिखता है ना, तो पानी याड़ी पानी प्यारे वो सब कुछ इसी में दिखेगा, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे आपके पास मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये सब कुछ कहाँ दिखेगा, इस टॉपिक में दिखेगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में दे रखा है विजुअल मेमोरी, है ना। तो बोला कि सर ये विजुअल मेमोरी क्या है, विजुअल मेमोरी क्या है, अरे भैया विजुअल मेमोरी का मतलब ये है कि तुम्हें आकृतियों को गिनना, आकृतियों को जो छुपी हुई है उस आकृति को ढूंढना, और या आकृति पूरी करना। ये सर क्या है, आकृति पूरी करने का मतलब आधी अधूरी आकृति देगा आपको। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स है और इसके अंदर यहां से आपके पास यूं ऐसे लगा के दिया हुआ है, और इस आकृति को आगे आपको क्या करना है, पूरा करना है, और इस पूरे करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ी है वो आपको चाहिए, है ना। तो यहां पे आपके पास विजुअल मेमोरी का मतलब ये है कि आकृति पूरी करना, ये टॉपिक इसमें आ सके। और क्या आ सकता भैया, आकृति गिनना, यानी कि काउंटिंग फिगर, यानी कि आपके पास आयत गिनना, त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, ये सारे कुछ अपने कर लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मिसिंग फिगर, यानी कि छुपी हुई आकृति, है ना, छुपी हुई आकृति कि भैया आपके पास क्या होगा, एक आकृति देगा ऊपर, और उस आकृति को आपको क्या करना है, 4 या 5 ऑप्शन में से इसको ढूंढना होता है कि भैया वैसी सेम आकृति कहां है। अगर आपकी आंखें तेज हैं तो आप ढूंढ लेंगे, नहीं तेज है तो भैया मैं तेज करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने। अब इसके अलावा जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फिगर क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, ये आपका नाम लिख रखा है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फिगर क्लासिफिकेशन क्या है। इसका मतलब सर वर्गीकरण बेमेल। सर इसको हमने पहले भी तो देखा है, अभी एक नाम पहले भी लिया था, बेमेल छाटना। जैसे अभी देखो मैं पीछे दिखा देता हूं आपको,
यहां हमने इसके अंदर भी देखा था, देखो वर्गीकरण बेमेल छांटना। सर ये तो होता है किस तरीके का, जैसे मान लो आपको बेमेल छांटना, मैंने अभी बताया था कि 27, 36, 45, 49, इसमें से देखना होता है कि भैया अलग क्या है। लेकिन जब आप नॉन वर्बल में चले जाते हैं तो इसका नाम भी आता है फिगर क्लासिफिकेशन, यानी कि आपको देखना है आकृतियों में से अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है। जैसे कोई आकृति दे देगा आपको, ये आपको दे दिया, इस तरीके की आपको आकृति दे रखी है और आपसे पूछेगा कि भैया इनमें से अलग कौन सी है, आपको कौन सी अलग दिख रही है, ये हम बात करेंगे टॉपिक में जब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां से इन आकृतियों में देखना होता है कौन सी अलग दिखती है। तो आप बोलेंगे कि सर आगे वाला टॉपिक आपने सीरीज ले रखा है, जबकि सीरीज हमने पहले भी देखा कि 2, 4, 6, 8 और आगे क्या आएगा। लेकिन ये जो सीरीज है ये है नॉन वर्बल की, यानी कि आकृतियों में। आकृतियों में अगर बोलेगा कि भैया पहले तीर ऐसे गया, फिर तीर ऐसे गया, फिर तीर ऐसे गया और फिर यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, है ना, इस तरीके से आपसे पूछेगा। ये क्या है, आकृतियों से संबंधित सीरीज है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी, सादृश्यता, यानी कि इसके अंदर आकृतियों से संबंधित आपको एनालॉजी पूछता है। सर वो क्या होता है, देखिए यहां पे आपको बोलेगा कि सर अगर मान लो कोई आकृति है आपके पास इस तरीके से है और इसको ऐसे दिखाया गया है, इसी तरीके से आपको बताना है कि भैया इसके अंदर यहां पे ऐसी कोई आकृति दे रखी है, उसको कैसा दिखाया जाएगा। यानी ये क्या पार्ट है, ये पार्ट है सर आपके नॉन वर्बल का और किसका, एनालॉजी का पार्ट है, ठीक है। अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, इनके जब क्लास लगाएंगे, ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्लासों में आपको सेट कर देंगे सारी की सारी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके अलावा पेपर फोल्ड एंड कटिंग भी आपको दे रखा है। पेपर फोल्ड का मतलब आपको पेपर को क्या करना है, फोल्ड करना है, उसके बाद कट करना है, कट करने के बाद कैसा दिखाई देगा वैसा आपको खोल के दिखाना है। और ये सारे जो पार्ट पढ़ेंगे हम किसमें पढ़ेंगे, नॉन वर्बल। उसके बाद तीसरा पार्ट जो रीजनिंग का है वो भी आपके सिलेबस में डाला हुआ है, जिसका नाम होता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है कि भैया आपको निर्णय कितना ले सकते हो, किसी भी बात को लेकर निर्णय कैसा ले सकते हो, उसके लिए क्या शुरू किया होता है, लॉजिकल रीजनिंग। मान लो कल को तुम अधिकारी बन जाओ, कल को तुम अच्छे टीचर बन जाओ या किसी और पोस्ट में तुम चले जाओ, तो तुम कितना अच्छे से तुम किसी चीज का निर्णय कैसे ले सकते हो, उसके लिए क्या लगाया जाता है भैया, उसको लिए होता है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें से कुछ टॉपिक आपके लिए हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर क्या होता है, आपके पास कथन एवं निष्कर्ष, है ना, इसको क्या बोलते हैं, कथन एवं निष्कर्ष। जैसे आपको कोई ऊपर वाक्य दे देगा, जैसे रोहन कश्मीर जा रहा था और बीच में ही क्या हुआ, खाना खाने बैठ गया, तो अब आपके पास नीचे निष्कर्ष आएगा, उसमें से आपको देखना है क्या वो हमेशा ही खाना खाने बैठ जाता है, या वो किसी प्लेन टूर पे जा रहा है, या किसी और टूर पे जा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो बाकी हम बात करेंगे जब इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आप बात करेंगे सिलोजिज्म। हालांकि ज्यादातर स्टूडेंटों को ये दिक्कत रहती है कि सिलोजिज्म और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन सेम होते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दोनों टॉपिक अलग अलग होते हैं। सिलोजिज्म और स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कि कथन निष्कर्ष, और इसको न्याय वाक्य बोलते हैं हिंदी में सिलोजिज्म को, ये दोनों ही अलग अलग हैं। और दोनों जो टॉपिक हैं इस सिलोजिज्म के अंदर होता है, जैसे आप कहते हो कि सभी कुत्ते गधे हैं, कुछ गधे क्या हैं, पालतू हैं, ऐसे करके आता है ना, तो सभी लोमड़ी क्या है, इस तरीके से। तो ये जो टॉपिक आते हैं वो किसके होते हैं, सिलोजिज्म के होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, न्याय वाक्य बोलते हैं। या बोल देते हैं कि भैया ए क्या है, बी है, कुछ बी ए है और कोई बी सी नहीं है, ऐसे करके जो टॉपिक आते हैं वो सारे किसमें आएंगे, अपने सिलोजिज्म के अंदर आएंगे। इसके अलावा आपके पास है एक लास्ट आपका टॉपिक है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस, है ना। ये एक अच्छा टॉपिक आपके सामने है, क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो इसके अंदर आपको देना है कि भैया आप कितना निर्णय ले सकते हो इसके अंदर, है ना, कि भैया इमोशनल तुम कितने को किसी बात को लेकर, और तुम उसमें कैसे निर्णय लेते हो। और इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस, कि भैया तुम समाज को लेकर कैसी भावनाएं रखते हो, समाज में तुम्हारे किसी चीज को लेकर कैसा निर्णय लेना है तुमने, ये सारी जो बातें हैं ये क्या होंगी आपकी रीजनिंग के अंदर पड़ेगी। तो पाठ थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन नंबर 10 है पूरे। नंबर कितने हैं, 10 है। अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आप 10 में से 10 नंबर ले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, 10 में से 10 नंबर। लेकिन अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहेंगे आपको ये नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने एक नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।